वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद विद्यालय की तरफ से मैं वीडी सिंह आज जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझाया जा चुका है। मैं आज युग्मक जनन के बारे में बात करूंगा। युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मक यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल कैसे बनते हैं, इसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। प्रजनन क्रिया के लिए, निषेचन के लिए युग्मक बनना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ देखें तो पुरुष में वृषण में शुक्राणु नर युग्मक के रूप में होते हैं और स्त्री में अंडाणु में, अंडाशय में अंडाणु मादा युग्मक के रूप में होते हैं। सबसे पहले यहाँ वृषण की बात करें तो वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनियम, जिसको कि एक वचन के रूप में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। शुक्रजन नलिकाओं में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं, जो द्विगुणित होती हैं। इन द्विगुणित यानी कि 46 क्रोमोसोम्स वाली कोशिकाएं शुक्रजनन शुक्र मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, मियोसिस डिवीजन द्वारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कर दो समान गुणसूत्र अगुणित यानी कि 23 सेल क्रोमोसोम्स वाली द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 समान अगुणित शुक्राणु पुरुषु यानी कि स्पर्मेटिड्स उत्पन्न करती है। अभी ये स्पर्म नहीं बने हैं, स्पर्म बनने से पहली अवस्था। शुक्राणु पुरुष यानी कि स्पर्मेटिड्स रूपांतरण कर शुक्राणु बनाते हैं। रूपांतरण की क्रिया करनी पड़ती है इनको, तब जाकर के शुक्राणु बनते हैं। शुक्रजनन के बाद शुक्राणु शीर्ष शर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाता है, यानी शुक्राणु कोशिकाएं शर्टोली कोशिकाओं के साथ मिल जाती हैं और शीर्ष प्रदेश का निर्माण करती हैं। अंत में शुक्राणु शुक्रजनन नलिका में चले जाते हैं। अंत में ये वीर्य सेचन द्वारा बाहर निकलते हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम पूरी तरह से विस्तार में देखें तो यहाँ शुक्रजनन में एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य कोशिकाओं में बट जाती है, जिसे शुक्राणुजनन कोशिका के मातृ कोशिका कहते हैं। प्राथमिक शुक्रकोश कहलाता है। ये वृद्धि करके, ये वृद्धि अवस्था है, वृद्धि करके ये इस तरह से आगे बढ़ जाता है। द्वितीयक शुक्राणु में बदल जाता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। द्वितीयक विभाजन द्वारा ये द्वितीयक कोशिका में बट जाता है और अंत में ये शुक्राणु में बदल जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर हम देखें तो जैसे ये उपकला है शुक्रपिंड की, वृषण की उपकला है और इस उपकला के नीचे यहाँ शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। ये प्राथमिक और द्वितीय विभाजन कर 1 से 4 बन जाती हैं, लेकिन चारों के अंदर रूपांतरण होता है और रूपांतरण बनने से ये शुक्र कोशिका बनती हैं। दूसरा, शुक्रकोश की रचना देखें तो शुक्रकोश की रचना में यहाँ पर ये शीर्ष बन जाता है एक्रोसोम, ये सिर का प्रदेश है पूरा। यहाँ पर शर्टोली कोशिका का जीव द्रव्य भी यहाँ शामिल रहता है। बीच में यह मुख्य केंद्रक होता है, ये 23 क्रोमोसोम वाला एन केंद्रक है और ये पूरी रचना जीव द्रव्य से भरी होती है, गुणसूत्र युक्त पदार्थ से। लेकिन अग्र सिरे पर एक्रोसोम होता है जो जीव द्रव्य कला से ढका रहता है और अंदर जीव द्रव्य भरा आता है। इसमें हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है जो शुक्रकोश को अंड कोशिका में प्रवेश करने के लिए जरूरी है। बीच का भाग मध्य भाग है, मध्यखंड, और ये मध्यखंड का सबसे ऊपरी भाग ग्रीवा कहलाता है। मध्यखंड में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी शक्ति उत्पन्न करती है पूंछ के हलन चलन के लिए, और दोनों सिरे पर तारा केंद्र जो कोशिका विभाजन के समय बने थे वे तारा केंद्र इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे इस मध्यखंड में तारा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। पूंछ में कोई दूसरी अंगिकाएं रचनाएं नहीं पाई जाती, ये केवल हलन चलन कर
ग्रो, मूवमेंट, हलन चलन करने का कार्य करती हैं। शुक्र निर्माण की क्रिया की बात करें तो शुक्राणु निर्माण कैसे होता है? यह प्रक्रिया किशोरावस्था में आरंभ हो जाती है। इसके लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जवाबदार है। ये हाइपोथैलेमस में से निकलता है। रिलीजिंग हार्मोन शब्द लगा दिया, मतलब हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से अग्र पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और फिर अग्र पिट्यूटरी, यहाँ से जैसे एरो मारा हुआ है, अग्र पिट्यूटरी से ये आगे चलता है। अग्र पिट्यूटरी से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रूप में लैंडिंग कोषों को एक्टिवेट करता है। लैंडिंग कोषों को एक्टिवेट करने के बाद एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो शुक्र जनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा एक हार्मोन है एफएसएस। ये दो हार्मोन होते हैं। एफएसएस ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है, या इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूरा नाम था। ये सर्टोली कोषों को एक्टिवेट करता है और पोषक घटक उत्पन्न करता है, जिससे शुक्राणु जनन सहायक के रूप में कार्य करते हैं। शुक्राणु की संरचना की बात करें तो शुक्राणु की संरचना यह सूक्ष्म सदृश की रचना है। शीर्ष, ग्रीवा और मध्यखंड आए होते हैं, जिसका कि मैंने वर्णन पहले कर दिया है चित्र पर। यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि शीर्ष में यह टोपीनुमा रचना है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजनेज नामक एंजाइम होता है। और दूसरा मध्यखंड के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि असंख्य सूक्ष्म माइटोकॉन्ड्रिया आदि होती हैं। लेकिन इनसे बनने वाला जो द्रव्य है उसे वीर्य कहते हैं। शुक्राणु अंडकोश में निषेचन करने के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। इनकी संख्या 20 से 30 करोड़ होती है। लगभग 40% निष्क्रिय होते हैं। इसमें से 60% निश्चित आकार में पहुंच पाते हैं, परंतु बाकी के शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करते हैं, जो 40% लिक्विड के रूप में बन जाते हैं। शुक्राणु एवं ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य का pH 7.5 होता है, यानी कि बेसिक, परंतु योनि का pH 3.4 से 3.5 होता है, जो इस वीर्य के अंदर आने पर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए एसिड बेस मिलकर के कार्य करते हैं। अंडाणु कोशिका में अंडाणु जनन की प्रक्रिया देखें तो अंडाणु कोशिका को बनाने के लिए अंडाणु जनन की बात करें, अंड जनन की, तो अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है। यह शुक्र जनन से भिन्न है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय प्रवर्धन चरण के दौरान होती है। भ्रूणीय प्रवर्धन मतलब जब बच्चा उदर में होता है, भ्रूणीय प्रवर्धन कर रहा होता है। यदि वो फीमेल हो तो अनेक युग्मक कोशिकाएं अंड जनन प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय से निर्मित हो जाती हैं और लाखों की संख्या में ये बन जाती हैं और अंडाशय में पॉइंट के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन जब वो शिशु का जन्म होता है, अगर वो फीमेल है, तो जन्म के बाद अंड जननी कोष एवं निर्माण नहीं होता उनका। अंड जननी कोषों का निर्माण, अंड जननी मतलब मदर सेल, एग मदर सेल, एग मदर सेल, यानी जिस तरह से हमारी आँखें बन तो जाती हैं गर्भ में ही, लेकिन खुलती कब हैं? जन्म के बाद। उसके बाद नहीं बनती आँखें। अगर नहीं बन पाई होंगी अंदर तो बाद में नहीं बनेंगी। इसी प्रकार से हमारे फेफड़े बन तो जाते हैं गर्भावस्था में, लेकिन कार्य करते हैं परिपक्वता दरम्यान, जन्म के बाद। अगर जन्म के बाद में मतलब जन्म से पहले नहीं बने हों तो जन्म के बाद नहीं बने। बिल्कुल इसी प्रकार से अंड कोशिकाएं भी, मातृ अंड कोशिकाएं भी जन्म से पहले ही बन जाती हैं, जन्म के बाद नहीं। जन्म के बाद में ये आगे का विकास करती हैं। विभाजन की शुरुआत रुकी रहती है, परंतु प्राथमिक अंडक बने रहते हैं। जो प्राथमिक अंडक होते हैं वो बने रहते हैं। प्रत्येक अंडक कणिकामय कोशिकाओं के रूप में एक परत के रूप में लगी रहती हैं, जिन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। लाखों की संख्या में होती हैं ये। यौवन अवस्था में प्राप्त करने तक अनेक नष्ट हो जाते हैं। लाखों में से अनेक नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये अंडाशय है, ये बादाम के बीज के जैसा होता है।
इसमें 250 से 400 केवल मैच्योर हो पाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जन्म के बाद ये 60 से 80 हज़ार शेष रह जाते हैं। लाखों होते हैं, उनमें से 60 से 80 हज़ार डॉट जैसे दिखते हैं, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर अंडाशय को जन्म के तुरंत बाद फीमेल के बॉडी में देखें तो इस तरह के पुटक बाहर की ओर उपसे हुए दाने दाने जैसी रचनाएं दिखाई देंगी। लेकिन ये इनमें से कुछ डैमेज होते रहते हैं धीमे धीमे, और 60 से 80 हज़ार जो शेष रह जाते हैं उनमें से भी युवावस्था प्राप्त करने पर उसके बाद अंड कोशिकाओं का निर्माण केवल 250 से 400 ही होता है। बाकी सब या तो नष्ट हो जाते हैं या दूसरे अन्य कोशिकाओं के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो डॉट जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये गोली रचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये पूरे के पूरे अंडपिंड में भरी होती हैं। इनमें से कुछ ही अंड कोशिकाएँ प्राथमिक पुटक में बदलती हैं। ये प्राथमिक पुटक हैं। ये प्राथमिक पुटक जब आकार में बड़े होते हैं तो इस तरह दिखाई देते हैं, डबल लेयर वाले, बीच में एक केंद्रक जैसा होता है और चारों तरफ से कोशिकीय। इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है यौवन अवस्था में, तो अर्धसूत्री विभाजन से ये द्वितीयक पुटक बन जाते हैं। द्वितीयक पुटक में यहाँ पर द्वितीयक पुटक और जो रचनाएं हैं इस तरह की गोलाकार, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से एक ध्रुवकाय और एक अंडकोशिका बनती है। इनमें अनियमित विभाजन होता है। अनियमित विभाजन होने की वजह से एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बन जाती है, और ये कोशिका पूर्ण डेवलप करके ग्राफीन पुटिका में बदल जाती है। द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में ही रहती है ये, तृतीयक नहीं बनेगी, परिपक्व अभी भी नहीं बनेगी, परिपक्व बाद में बनेगी, उसके बाद में आगे समझाएंगे। जब अंड त्याग होता है तो अंड त्याग के बाद अंड कोशिका बाहर निकल जाती है, और ये बचता है जो भाग, वो इस तरह से टूटा हुआ भाग बचता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, कम रह जाता है। ये एक ही जगह पे होता है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया है, दिखाने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बनाया है। बाकी एक ही जगह पर निकलता है और एक ही जगह पर बैठ जाता है। जिस तरह से शरीर में मुहासे निकलते हैं, मुहासा एक जगह पर निकलता है और उसी जगह पर समाप्त हो जाता है। अंडजननी क्रिया को यहाँ पर हम समझें तो अंडजननी क्रिया में यहाँ गर्भावस्था के दौरान, देखो ये गर्भ जीवन में लिखा है, एक कोशिका बारंबार विभाजन करके अनेक लाखों संख्या में बदल जाती है। लेकिन जनन अवस्था के प्रारंभ में केवल एक कोशिका वृद्धि में जाती है। प्रथम अंडक कहलाता है, पहला अंडक प्राथमिक अंडक के रूप में, और यौवन अवस्था में इसमें विभाजन शुरू होता है। यौवन अवस्था में प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असमान विभाजन कर एक छोटी कोशिका ध्रुव कोशिका और एक बड़ी कोशिका द्वितीयक अंडक का निर्माण करती है। द्वितीयक अंडक ही इसी रूप में रहता है, और उसके बाद ये अंडकोशपात होता है, शरीर से बाहर निकलता है, अंडाशय से बाहर निकलता है, परंतु अभी भी ये अंडक में नहीं बदलता, या द्वितीयक ध्रुव का या द्वितीयक अंडक में नहीं बदलता, परिपक्व अंडक में। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें शुक्रकोश प्रवेश नहीं कर जाएगा तब तक ये अंडाणु में नहीं बदलेगा या परिपक्व अंडाणु में नहीं बदलेगा। ये प्रौढ़ आयु में जब प्रजनन क्रिया होती है तब ये अंडाणु में बदलता है। इस प्रकार से अनियमित विभाजन होने के कारण यहाँ 2 ध्रुवकाय ये और 1 ध्रुवकाय ये बनती है। इस प्रकार 3 ध्रुवकाय और 1 अंडाणु बनता है। नेक्स्ट आवर्त चक्र की बात करें। आवर्त चक्र यानी ऋतु चक्र। तुम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मध्य चक्र और ऋतु चक्र। मध्य चक्र पाया जाता है उसमें नॉन प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स के अंदर ये आवर्त चक्र पाया जाता है। मादा प्राइमेट्स बंदर, कपी एवं मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहते हैं। सामान्यतः मासिक धर्म माहवारी कहा जाता है। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवन अवस्था में आरंभ हो जाती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिन का होता है और दोहराया जाता है, यानी हर महीने अंडकोशिका बनती है, हर महीने ऋतुस्राव होता है। अंडकोशिका अगर निषेचन नहीं करती तो शरीर से बाहर निकल जाती है, जो रजोदर्शन के रूप में आवर्त चक्र रजोधर्म के रूप में शरीर से बाहर आता है।
प्रत्येक आवर्त चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है, क्या होता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी 1 से 14 दिन, 14 से 28 दिन का टाइम होता है, इसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, अंडाणु उत्सर्जित होता है। शुरुआत रक्तस्राव से होती है जो 3 से 5 दिन चलती है। गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होने से एक तरल का रूप धारण कर लेती है जो योनि से बाहर आता है, जिसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। यह रजोधर्म तभी होता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होता। जो अंडाणु निकला है उसको फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो स्थापित हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तनाव, निर्बल, स्वास्थ्य, दर्द इत्यादि संकेत उसमें हो सकते हैं। आवर्त प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था में भीतरी प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। यह पूर्ण ग्राही पुटक बन जाता है जो अर्धचित विभाजन करता है। इसके साथ साथ गर्भाशय के प्रतिरोध भवन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। गर्भाशय के अंतःस्तर में जो रचना बनती है वो टूट जाती है और ऋतुस्राव के रूप में बाहर आती है, फिर दोबारा से रिपेयर हो जाती है, दोबारा से बनती है। इस प्रकार बार बार हर महीने गर्भाशय की दीवार में ये प्रक्रिया होती रहती है। अंडाशय एवं गर्भाशय की ये परिवर्तन पिट्यूटरी ग्रंथि तथा अंडाशय दोनों के संयुक्त रूप से होता है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिक हार्मोन LH और FSH का स्रवण इस प्रक्रिया को करता है। इन दोनों अंतःस्रावों की मात्रा बढ़ने और घटने से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। पुटक एंड्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करते हैं। LH और FSH आवर्त चक्र के मध्य 14वें दिन उच्चतर स्तर पर पहुंच जाते हैं और LH तीव्र अधिकतम स्तर पर पहुंचकर ये LH सर्ज कहलाता है, LH सर्ज के रूप में कहलाता है, जिससे ग्राफीय पुटक फट जाता है और अंडाणु मोचित हो जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद बचा स्थान पीत पिंडक यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, जो मैंने रचना में बताया था। यह कार्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय स्तर बनाए रखने में काम करता है। गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु से अंतरोपण के लिए आवश्यक है। जैसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन गर्भधारण नई अंडकोश बनाना बंद कर देता है, ऋतुस्राव भी बंद हो जाता है, रजोधर्म नहीं होता। फिर यदि निषेचन न हो तब कार्पस ल्यूटियम हिरासित हो जाता है एवं गर्भ स्तर विखंडित हो जाता है एवं नया रजोधर्म चक्र शुरू हो जाता है, यानी कि माहवारी शुरू हो जाती है। लगभग 50 वर्ष की उम्र में आवर्त चक्र बिल्कुल बंद हो जाता है, तब इसे रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं, जो जनन अवधि पूरक का संकेत है, यानी कि प्रजनन काल खत्म हो गया ऐसा कह सकते हैं। अगर ये चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में देखिए यहाँ FSH और LH दोनों के अंतःस्राव की मात्रा जिस समय पर ये अंडाणु यानी कि ये 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वां दिन, ये 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। 1 से 5 दिन ये मासिक धर्म चलता है, ये 1 से 5 दिन। जहाँ LH की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये ओव्यूलेशन होता है और उसी समय पर यहाँ एस्ट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जैसे अंडोत्सर्ग होता है ये कार्पस ल्यूटियम के रूप में ये धीरे धीरे विघटित हो जाता है। इसी प्रकार से ये चक्र चला अंडाशय में, इसे कहते हैं अंडाशय चक्र, अंडाशय घटना, और इसे कहते हैं गर्भाशय घटना। गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे वापस आती है, ये वृद्धि करती है, जहाँ पर अगर अंडकोशिका आकर स्थापित हो गई तो ये ऋतुस्राव नहीं होगा, और अगर यहाँ पर ये स्थापित नहीं होता तो ऋतुस्राव हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो ये टूट जाता है, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तो ये विघटित हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाए तो विघटित होगा, यानी जब ये कम और ये ज़्यादा तो विघटन होगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ये बढ़ी रहे, लाल कलर का लीटी यहाँ तक पहुँच जाए, इसका मतलब गर्भ स्थापन हो चुका है। और इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को अगर उसमें देख लें हम ब्लड में तो पता चल जाता है कि गर्भ स्थापन हो चुका है या नहीं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। थैंक यू।